Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions. Hello everyone, my name is Anshika Jain and I have secured rank 306 in CSE 2022. I am a graduate from Ramjas College, Delhi University and मेरा ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी रहा है. इस वीडियो में हम मेजरली बात करेंगे मैंने कॉमर्स के लिए कैसे तैयारी करी, क्या क्या मेरी मेजर सोर्सेज थी. सो वी शैल बिगन विद पेपर 1. सो आई थिंक सबसे पहले किसी भी ऑप्शनल की प्रेपरेशन के लिए ज़रूरी है उसका सिलेबस. हमको पता होना चाहिए क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, किस तरीके का उसमें कंटेंट पूछा जा रहा है एंड क्या क्या हमको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है. क्योंकि जब हमको एक ओवरव्यू होगा कि सिलेबस में क्या क्या है तो हम बेटर आइडिया लगा पाएंगे कि हमको कौन सा ऑप्शनल चूज़ करने की ज़रूरत है. जैसे कि मैंने कॉमर्स इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स था एंड प्लस जब मैंने सिलेबस देखा तो मुझको लगा कि मोर और लेस ये वही टॉपिक्स हैं जो मैंने अपनी ग्रेजुएशन में या आईपीसीसी के दौरान पढ़े हैं. तो उस चीज़ से मेरे को एक कॉन्फिडेंस आया कि ये टॉपिक्स मैं कर सकती हूँ. तो फर्स्टली कोई भी ऑप्शनल चूज़ करने से पहले आप ये देखिए कि आपका उसमें इंटरेस्ट कैसे है और क्या आप उस सिलेबस को कवर कर सकते हैं या नहीं. तो अब हम बात करते हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल के सिलेबस की. तो जैसा कि हम जानते हैं कि पेपर 1 में 6 सब्जेक्ट्स हैं. पार्ट ए में अकाउंट्स, कॉस्टिंग, ऑडिट एंड टैक्सेशन एंड पार्ट बी में financial management and financial institutions. So all these 6 subjects were being taught either in BCom honors or my IPCC. तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले मैंने जो अपनी प्रेपरेशन करी थी, मैंने सिलेबस देखा था. मैंने डिटेल्ड सिलेबस यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया, उसमें देखा क्या क्या चीज़ें थी. तो जैसे कि हम बात करें पार्ट ए के बारे में, उसमें हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं: ऑडिटिंग, टैक्सेशन, कॉस्टिंग एंड अकाउंट्स. तो मोर और लेस इसमें मेरी 2 ही सोर्सेज रही थी. जैसे कि मेरा आईपीसीसी के जो प्रैक्टिस मॉड्यूल्स रहे हैं या फिर जो मेरे खुद के नोट्स रहे हैं एंड सेकेंडली रैंकर्स क्लासेस. तो इसमें मैंने सबसे पहले अगर हम बात करें अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स के लिए मैंने 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनके क्वेश्चंस मुझे लगते हैं हर साल रिपीट भी होते हैं, उन पे फोकस किया, जो थे एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसके लिए आई गेस रैंकर्स का एक शॉर्ट नोट्स का मॉड्यूल रहता है. तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं और सबसे मैंने इसमें आप रेफर कर सकते हैं अपने आईपीसीसी के मॉड्यूल्स को भी, क्योंकि उसमें बहुत एक टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ है. तो उससे आपको अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाती है और इसको आप सब्सटैंशिएट कर सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, थ्रू क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल्स दैट यू कैन गिव टू सब्सटैंशिएट देम. एंड सेकेंड टॉपिक विच आई फील इज मोर रेलिवेंट इज शेयर कैपिटल. तो मुझे लगता है शेयर कैपिटल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप जितना इनपुट दे रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा आपको आउटपुट मिल रहा है, बिकॉज क्वेश्चन कंपेयर टू द टाइम इट टेक्स एंड द मार्क्स इट गिव्स इज वेरी गुड. तो मुझे लगता है कि उस पर भी फोकस किया जा सकता है. सेकेंडली अगर हम बात करें अमेलगमेशन, जैसे मैं अमेलगमेशन कभी नहीं करी हूँ बट कुछ कुछ बच्चे करते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ पर्सनल कॉल अगर किसी को अमेलगमेशन करना है या नहीं. तो टेक द कॉल फॉर योर सेल्फ. बट यूजुअली यूपीएससी इनको ऑल्टरनेट ईयर्स में पूछता है, लाइक आईआर, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमेलगमेशन. एंड सेकेंडली अगर हम बात करें कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग मुझे लगता है कि थ्योरी के हिसाब से भी बहुत रेलिवेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें थ्योरी के क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछे जाते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के हिसाब से रहता है मार्जिनल कॉस्टिंग. And I think one should devote enough time to that topic because that is a big topic but is also very relevant for the exam. अब अगर हम इसमें बात करें, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, कॉस्ट शीट, जॉब कॉस्टिंग और एबीसी कॉस्टिंग. ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और क्वेश्चंस अगर एक बार एग्जाम में आ जाएं तो बहुत इजी टू डू होते हैं और आपको मार्क्स भी बहुत इजीली फेच कराएंगे. तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स पे भी हम फोकस कर सकते हैं सो दैट एग्जाम्स में
हमको मार्क्स पे ज़्यादा बेटर फोकस कर पाए हम। और इसके लिए भी मैंने रैंकर्स क्लासेस का फॉलो किया था, और साथ में जो मैंने अपने आईपीसीसी में नोट्स बनाए थे स्पेशली फॉर थ्योरी 10 मार्कर्स के हिसाब से उनको प्रिपेयर कर लिया था। मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि पेपर 1 में थ्योरी के आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि पूरी बुक्स रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होगा और हर चीज़ रेलेवेंट भी नहीं होती। तो एग्जाम के हिसाब से थीम बेस्ड स्टडी एंड एनालिसिस के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप जो भी टॉपिक्स निकाल पाएँ उन टॉपिक्स पे 10 और 15 मार्कर्स के नोट्स बना लीजिए, सो दैट एग्जाम में आप उनको ज़्यादा बार रिवाइज कर पाएँ और लिख भी पाएँ। तो उसके लिए आपको बहुत हेल्प रहेगी। और थ्योरी इज इक्वली रेलेवेंट एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल इन पेपर 1। थर्ड जैसे इसमें टॉपिक रहता है टैक्सेशन, इसके लिए मैंने अपने फॉर्मूलाज के लिए और अपने जो भी कंटेंट रहता है उसके लिए आईपीसीसी के प्रैक्टिस मैनुअल को रेफर किया था, क्योंकि उसमें बहुत ही सॉर्टेड वे में एक टैबुलर फॉर्म में सब कुछ एक जगह दिया हुआ था। लाइक फॉर सैलरी आप अगर देखेंगे उसमें जाके तो एकदम एक ही जगह सब कुछ दिया हुआ है, तो आपको बहुत आसानी होगी। और इसमें हमने जैसे देखा है सैलरी और ग्रॉस टोटल इनकम के क्वेश्चंस हर साल ऑल्टरनेटिवली रिपीट होते हैं, तो आप प्रैक्टिस में उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं ताकि आप क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर पाए। एंड जो भी रिसेंट अमेंडमेंट्स होती हैं वो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको वो अमेंडमेंट्स रेलेवेंट टू यूपीएससी पेपर आपको नेट पे मिल जाएंगी। एंड फोर्थ इसमें सब्जेक्ट जो हमारा आता है वो आता है ऑडिट। ऑडिट के लिए मैंने रैंकर्स क्लासेस का ही मॉड्यूल रेफर किया था, उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे सो दैट मैं आसानी से उसे रिवाइज कर पाऊँ। और मैंने आंसर राइटिंग के लिए इसमें प्रैक्टिस मैनुअल को देखा था कि किस तरीके से, उसमें आप देखेंगे तो क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं उसके लिखे रहते हैं आरटीपी में। तो रिविजन टेस्ट पेपर्स जो आईपीसीसी के रहते हैं उसको मैंने देखा, उसमें आंसर राइटिंग के तरीके को एनालाइज करके कोशिश की कि मैं वो आंसर राइटिंग स्किल्स अपने उसमें ला पाऊँ ऑडिट के लिए स्पेशली। तो इस तरीके से जो मेरा पेपर 1 रहा वो रहा। एंड सबसे पहली चीज़ इसमें एक ये होती है फॉर्मूला। तो जैसे कि हम हर जगह से फॉर्मूलाज पढ़ते हैं ना, आपको पता है 6 सब्जेक्ट्स हैं तो काफ़ी सारे फॉर्मूलाज और कंटेंट हो जाते हैं। तो मैं क्या करती थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती थी उसकी एकदम अपने हैंड रिटन नोट्स में छोटे से नोट्स बना लिए और उसको अपने पास रखा, और वो मैं अपने एग्जाम सेंटर के टाइम पे भी अपने पास रखी थी ताकि मैं एकदम उनको देख पाऊँ। देखने से क्या होता है कि वो रिफ्रेश हो जाती है हमारी मेमोरी में, और वो सिर्फ छोटे से नोट्स होते हैं जिसमें आपने अपने फॉर्मूला या कोई ऐसी चीज़ जो आप मिस कर सकते हैं वो लिखा होता है। तो मैंने उसको बनाया था ताकि मैं उसको रिवाइज कर पाऊँ, तो आप भी उस चीज़ के लिए कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट फॉर पेपर 1। मेरे साथ ऐसा हुआ था स्पेशली लास्ट अटेम्प्ट में, जब मैं अपना पेपर पूरा नहीं कर पाई थी, मतलब बहुत ही व्हाट डू आई से बहुत ही भगा के मैंने अपना पेपर पूरा किया था। तो उस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि मेरा जो ड्रॉबैक रहा था वो ये था कि मैं एक क्वेश्चन पे अटक गई थी और उस क्वेश्चन की वजह से मेरे बहुत क्रूशियल टाइम चला गया था। तो मुझे ऐसा लगता है हमको पैनिक नहीं करना चाहिए जब हम अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लीव इट देन एंड देयर ओनली एंड आप आगे बढ़िए, क्योंकि अगर हम एक बार एक क्वेश्चन पे अटक जाएंगे उस वजह से हमारा टाइम मैनेजमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द पेपर खराब हो जाएगा। तो हमको पेपर अच्छा करने के साथ साथ टाइम पे करना भी ज़रूरी है। तो आई थिंक उस चीज़ का भी हर एक एस्पिरेंट को ध्यान रखना चाहिए। एंड विद दिस आई थिंक आई हैव टोल्ड एवरीथिंग अबाउट माई पेपर 1. So firstly, there are 4 subjects in paper 2, that is organization theory, organization behavior, that forms part A of the paper, and for part B हम लोगों का है human resource management and industrial relations. तो मेरा जो है हमेशा से ज़्यादा फोकस पार्ट 1 पे रहता था, OT एंड OB शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पे मेरे लिए इम्प्रोवाइजेशन का और क्रिएटिविटी का स्कोप ज़्यादा था। तो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, क्योंकि हमको 150 नंबर का एक पार्ट में से अटेम्प्ट करना ही रहता है। 50-50 नंबर का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 कंपलसरी होता है, एंड जो बचे हुए क्वेश्चंस होते हैं उसमें से आपको 100 नंबर का एक पार्ट में से अटेम्प्ट करना रहेगा एंड 50 नंबर का एक पार्ट में से। तो इस हिसाब से मेरा फोकस पार्ट ए पे रहता था। अगर हम बात करें सोर्सेज की, तो मेरी जो सोर्सेज रही हैं, वैसे तो मार्केट में बहुत सी सोर्सेज अवेलेबल हैं। कुछ लोग अपनी बीकॉम ऑनर्स या फिर एमकॉम की बुक्स जैसे कि सिंह एंड छाबरा इनको भी रेफ़र करते हैं, बट मैंने कोशिश करी मैं कंसोलिडेटेड सोर्सेज को रेफ़र करूं, जैसे कि वाजीराम के जो नोट्स होते हैं क्लासेस के और रैंकर्स क्लासेस के नोट्स।
मैंने इन दोनों का कंबाइंड वर्जन फॉलो किया। अपने खुद के नोट्स जो मैंने बनाए वो दोनों के रहते थे। मेजरली ओटीओबी के लिए मेरा जो ज़्यादा फोकस था वो वाजीराम के नोट्स पे था। मेरे जो खुद के हैंड रिटन नोट्स थे और जो भी मैंने इंटरनेट से एड ऑन्स किए कंसीडरिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मुझे लगता है हम पेपर 2 में सब वही सोर्सेज पढ़ते हैं, सब वही कुछ रेफर करते हैं, बट हमको ज़रूरत क्या है, जिस तरीके से हम ज़्यादा नंबर ले पाएँ वो है प्रेजेंटेशन हम कैसे कर रहे हैं। तो मेरा फोकस इक्वली प्रेजेंटेशन पे भी रहता था अलॉन्ग साइड कंटेंट मैंने अपनी सोर्सेज को रेफर किया एंड फॉर प्रेजेंटेशन मैंने कोशिश करी मैं जितना ज़्यादा फ्लो चार्ट्स बना पाऊँ, टैबुलर फॉर्म्स में चीज़ों को प्रेजेंट कर पाऊँ, कुछ डायग्राम्स दे पाऊँ, एग्जाम्पल्स दे पाऊँ। थियोरीज मैंने ऐड करी जहाँ जहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछा गया, अगर मेरे पास स्कोप था या मुझे याद था कि कोई थिंकर मुझे याद आ रहा हो या कोई थियोरी में वो बात की गई हो, तो मैंने कोशिश किया मैं उसको उससे सब्सटैंशिएट करूँ। मेरा जितना फोकस कंटेंट पे था उतना फोकस ही इम्प्रोवाइजेशन और क्रिएटिविटी पे रहा, ताकि मेरी कॉपी दूसरे बच्चों से थोड़ा सा अलग दिखे और मैं मार्क्स ज़्यादा ला पाऊँ। अगर हम बात करें पेपर 2 में जो पार्ट बी है दैट इज HRM एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, उसके लिए मैंने सिर्फ रैंकर्स क्लासेस का फॉलो किया और कुछ कुछ चीज़ें अपनी वाजीराम के नोट से ऐड करी। तो पेपर 2 के लिए मोर और लेस मेरी सेम ही सोर्सेज रही, बस मैंने उसको कंसोलिडेट किया, शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करी और उनको बार बार रिवाइज किया। मेरे को ऐसा लगता है पेपर 2 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसका एनालिसिस और उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। अगर हम बात करें सपोज ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की, उसमें मुझे लगता है कि 3-4 थीम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी हर साल रिपीट करता ही है। दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन एंड ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस। सो आई थिंक वन कैन फोकस मोर ऑन दीज एरियाज, क्योंकि जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं लाइक मैट्रिक्स, टीम स्ट्रक्चर, ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हुआ, ये काफ़ी बार पूछा जा सकता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक डायग्राम बना सकते हैं, आप स्ट्रक्चर दे सकते हैं और आप कोई रेलिवेंट एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, सम ऑर्गेनाइजेशन वेयर इट वाज बीइंग यूज्ड और समथिंग लाइक दैट। उससे क्या होगा कि आपका जो आंसर है वो काफ़ी इन्हांस्ड लगेगा। और अगर हम बात करें ओबी की, तो उसमें तो मोटिवेशन हुआ या लीडरशिप हुआ या चेंज मैनेजमेंट हुआ, ये 3-4 टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनसे हर साल क्वेश्चन आना ही है। तो मैंने मोटिवेशन या लीडरशिप इन थ्योरीज के लिए क्या किया, अपने 150 मार्कर्स और 250 मार्कर्स नोट्स बना लिए थे हर थ्योरी के विद रेलेवेंट डायग्राम एंड एग्जाम्पल। उससे क्या हुआ, मैंने रिवाइज भी ज़्यादा बार किया और मेरे को पेपर में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एटलीस्ट उन टॉपिक्स पे जो टॉपिक्स हर बार रिपीट होते हैं और मेरे प्रिपेयर्ड है। तो मेरे को लगता है कि पेपर 2 के लिए नोट्स बनाना काफ़ी एसेंशियल हो जाता है। आप कंसोलिडेट कीजिए अपनी नोट्स को, आप चाहे 4 जगहों से रेफर कर रहे हैं दैट इज़ फाइन, बट आप उन 4 सोर्सेज को अपने फाइनल एग्जाम तक के लिए मत रखिए, उनको कंसोलिडेट कीजिए और उनको अपने हैंड रिटन और वट एवर वे यू प्रेफर फॉर मेकिंग नोट्स आप उसको वो करिए। और अगर आप बात करें HRIR की, तो इसके लिए मुझे लगता है कि वही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लाइक इंडस्ट्रियल रिलेशन में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, एडजुडिकेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये सब टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड अगर हम HR की बात करें, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और अप्रेजल और मतलब आई थिंक जॉब इवैल्यूएशन, ऑल दीज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट एंड इफ वी फोकस मोर ऑन दीज टॉपिक्स तो काफ़ी चांसेस हो जाती है कि हम क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। और रही बात इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है प्रेजेंटेशन के साथ साथ दूसरी चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं क्या करती थी, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखती थी, उनको टिक कर लेती थी उस चैप्टर में कि ये टॉपिक्स पूछे गए हैं और उसके बाद उन पे स्पेशल फोकस के साथ पढ़ती थी। और दूसरी चीज़ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमको एक इनडायरेक्ट वे में पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं कोशिश करती थी अपने माइंड में ब्रेनस्टॉर्म करूं कि मैं अगर ये क्वेश्चन अभी लिख रही होती तो मैं क्या क्या लिखती। उस क्वेश्चन से क्या हुआ, उस प्रैक्टिस से मेरी ये हेल्प हो जाती थी कि मेरे को एक अंदाज़ा आ गया था, एक आइडिया आ गया था कि मुझे किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। उस चीज़ ने मेरी बहुत हेल्प की थी। अगर यही चीज़ मैंने अपने पेपर में पूरे में चारों सब्जेक्ट्स में फॉलो करी थी और उससे क्या हुआ था, मैंने रिडंडेंट चीज़ें जो थी उनको पढ़ा ही नहीं, तो उससे मेरी काफ़ी हेल्प हुई, काफ़ी मैं शॉर्ट वे में काम कर पाई, मतलब एक बेटर वे में काम कर पाई, मैं ये बोलूँगी। और अगर हम इस पे बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, मैं एक बार बताना चाहूँगी कि मैं 1-2 क्वेश्चन शेयर करना चाहूँगी कि मैंने कैसे अटेम्प्ट किए। लाइक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 का, जो अटेम्प्ट अभी रहा था,
उसमें फर्स्ट ही क्वेश्चन था जैसे कि एमबीओ इज अ मिक्स्ड ब्लेसिंग, एल्यूसिडेट द स्टेटमेंट। अब दिस क्वेश्चन इज वेरी इनडायरेक्ट आई फील। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, सबसे पहले आप एनालाइज करिए कि वो किस बारे में पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है। तो इसमें साफ पूछा हुआ है कि एमबीओ के बारे में बताना है। आप अपने क्वेश्चन को ब्रेक करिए कि आप कितने पार्ट्स बनाएंगे। जैसे कि यूजुअली प्रेफर्ड होता है कि आप 10 मार्कर में 2 या 3 पार्ट्स बना सकते हैं, एंड फॉर 15 मार्कर यू कैन गो फॉर 3 और 4 पार्ट्स। तो मैंने इसमें 3 पार्ट्स बनाए थे। सबसे पहले मैंने इसमें बताया कि एमबीओ क्या है। आई स्टार्टेड ऑफ माई क्वेश्चन विथ व्हाट इज एमबीओ, एंड ऑल्सो आई मेंशन्ड हियर पीटर एफ ड्रकर who gave this theory, who propounded this one. Then I went on to add how is it a mixed blessing. So I told about the advantages, the pros of MBO and the disadvantages. So there were my 3 parts: introduction, where I told about it, advantages and disadvantages, and in conclusion I mentioned it in a positive way. Although it had disadvantages, but these features make it something useful for the organizations which is relevant today as well. और इसमें मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया था जिसमें मैंने एमबीओ का प्रोसेस दिखा दिया। आप और कोई फ्लो चार्ट बनाना चाहे, टेबल शो करना चाहे, ग्राफ शो करना चाहे, उससे क्या होगा, आपके आंसर में दूसरों से ज्यादा अच्छा लगेगा, तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। तो मैं कोशिश करती थी क्वेश्चन को पहले समझूं, उसको ब्रेक करूं कि मैं कितने पार्ट्स बनाऊंगी, और उसके बाद उसको मैं आंसर करती थी। इसमें जैसे हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ब्रेक्स द यूनिटी ऑफ कमांड कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन से मैंने क्या समझा, मेरे 2 कीवर्ड्स थे, दैट इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एंड सेकंड कीवर्ड वाज यूनिटी ऑफ कमांड। सो मेक श्योर दैट व्हाटएवर कीवर्ड्स आर आस्क्ड इन योर क्वेश्चन यू आर एबल टू एड्रेस दैट। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन वो लिखने लगते हैं जो हमको समझ आ रहा है, बट जो एग्जामिनर पूछ रहा है हम उसको एड्रेस करना भूल जाते हैं। तो हमेशा इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कीवर्ड्स पे फोकस करिए। तो मैंने इस क्वेश्चन को कैसे एड्रेस किया था, मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ये है, यूनिटी ऑफ कमांड ये है। उसके बाद मैंने बताया हाउ इट ब्रेक्स द यूनिटी ऑफ कमांड कॉन्सेप्ट, ये मैंने इसमें पार्ट्स बनाए थे। उसके साथ मैंने इसमें क्या किया था, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर और यूनिटी ऑफ कमांड को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया, सो दैट एग्जामिनर थ्योरी के साथ साथ अगर वो सिर्फ डायग्राम भी देख लेगा ना, उसको समझ आ जाएगा कि मुझको ये क्वेश्चन आता है। तो कभी कभार डायग्राम्स इस चीज में भी हेल्प करते हैं कि आप जब बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, एग्जामिनर को बहुत कॉपीज चेक करनी होती है, उसका इंटरेस्ट अगर हमको खींचना है, उसकी हमको अगर वो इंटरेस्ट चाहिए, तो उस चीज के लिए हमको डायग्राम्स बना के हम उसका इंटरेस्ट खींच सकते हैं। और दूसरा, आप प्रेजेंटेशन में अंडरलाइनिंग का यूज कर सकते हैं, कोड्स का यूज कर सकते हैं, थ्योरीज एंड एवरीथिंग। उससे क्या होगा, आपका कॉपी सबसे अलग ही लगेगी। और एक चीज मैं इसमें ये और बताना चाहूंगी जो आप लोग कर सकते हैं, जो मैंने किया था, मैंने क्या किया था, स्पेशली फॉर ओटीओबी, मैंने जो भी थिंकर्स हैं और जो उनकी थ्योरी रही थी, जो रेलेवेंट थे, नॉट एवरीवन बट बहुत ऐसे कॉमन थिंकर्स जो रहे, जैसे जो भी थिंकर्स रहे, मैंने उनकी एक लिस्ट बना ली। उस लिस्ट को मैंने एग्जाम से पहले रिवाइज किया, सो दैट मैं एग्जाम में अपने आंसर्स में उन लिस्ट को, मतलब उस थ्योरीज को, उन थिंकर्स को यूज कर पाऊँ। आप कोट्स का भी यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप अगर बार बार रिवाइज करेंगे उस लिस्ट को, तो चांसेस ऑफ यू रेप्लिकेटिंग दैट इन योर एग्जाम विल बी हाई। तो वो काफी अच्छा रहेगा और आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी। एंड आई वुड लाइक टू थैंक DKT for providing me this platform, this opportunity where I could communicate, where I could tell about my strategy to you. So thank you DKT, thank you everyone.